हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तरी को डिस्कस करने वाले हैं और यकीन मानिए आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पीछे जो क्वेश्चन है वो हमने पीछे वाली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 105 से डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, इनमें से देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो नहीं होता है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका तमिल, क्योंकि तमिल की जो है वो अपनी एक लिपि है तमिष्ठ। ठीक है, तमिल लिपि है एक। ठीक है, आपको पता है मराठी, संस्कृत और हिंदी इनके लिए देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, इनमें से कौन सी भाषा सबसे अधिक पुरानी है? तो पुरानी की जब बात आती है तो आपको पता है सबसे पहले हमारे पास वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत आती है, फिर लौकिक संस्कृत आती है, फिर पाली आती है, फिर प्राकृत आती है, फिर अपभ्रंश आती है, फिर अबहट आती है, फिर प्राचीन हिंदी। ठीक है, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी जो भी हमारी है। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका संस्कृत। ठीक है, लौकिक यहाँ पे लिखा है बट लौकिक के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसलिए सबसे पहले हमारे पास जो है वो संस्कृत आएगा। ठीक है, संस्कृत आएगा। संस्कृत के बाद आपका जो है वो पाली नंबर 2 पे आ जाता है। ठीक है, पाली आपका नंबर 2 पे आ जाता है। ठीक है, पहले संस्कृत, फिर आपका पाली, फिर आपका प्राकृत, फिर नंबर आपके 4 पर आती है आपकी अपभ्रंश जो है, उसके बाद आपकी अबहट आती है, फिर प्राचीन और फिर प्रारंभिक हिंदी आती है। इस तरह से इनका ये क्रम चलता है। तो आपका इसके हिसाब से आपका और ये ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है? तो आपको पता है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पंजाब, क्योंकि पंजाब की जो भाषा है वो पंजाबी ही है। उसके अलावा उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश यहाँ के जो प्रांत हैं इनकी राजभाषा जो है आपकी हिंदी ही रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 108, अर्ध स्वर हैं। तो आपको पता है अर्ध स्वर कौन से होते हैं? जैसे य और वो, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मिनट पेन ले लूँ मैं। य और वो आपका क्या है? ये अर्ध स्वर हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? आपको पता है प्रत्येक व्यंजन वर्ण में आपके आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ। ठीक है, क ख ग घ, ये न। ठीक है, ये 5 वर्ण आपके जो हैं वो आते हैं। उसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं? हमें ये बताना है। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इसमें दूसरा और चौथा वर्ण जो आता है आपका वो महाप्राण रहता है। ठीक है, अल्प प्राण को भी देख लेते हैं। अल्प प्राण में आपका पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आता है। ठीक है, घोष जो होते हैं, घोष में क्या रहता है? घोष में आपका तीसरा, चौथा और 5वां रहता है। ठीक है, जबकि आपके अघोष वर्ण जो है इसमें पहला और दूसरा रहता है। ठीक है, अघोष में आपका क्या रहेगा? पहला और दूसरा, जैसे क और ख। घोष में आपका जो है वो तीसरा, चौथा और 5वां रहेगा। तो तीसरा हमारा आ जाता है ग घ न, है ना। उसी तरह से अल्प प्राण में आपका पहला, तीसरा और 5वां आता है। तो पहला क। अल्प प्राण तो वैसे ही आपको पता है जहाँ पे अल्प वायु का प्रयोग होता है, जैसे क, है ना। फिर ख बोलेंगे तो ज़्यादा, अब बाहर को जो है वो हवा ज़्यादा आती है तो वो आपका महाप्राण होता है। ठीक है, फिर ग जो है बिल्कुल पोलाइट है और अंदर को इसकी आवाज़ आती है ना। उसके बाद जो है आपका 5वां रहता है न। ठीक है, तो ये आपके अल्प प्राण में आते हैं। तो इसलिए आपका इसका ऑप्शन जो है आपका वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, महाप्राण व्यंजन। ठीक है, हमने इसकी बात भी कर ली है कि इसमें पहला, तीसरा और 5वां यानी कि 135 याद रखिए। घोष में आपको 345 याद रखना है। ठीक है, अघोष में आपको 12 याद रखना है, महाप्राण में आपको 24 याद रखना है। अगर इस ट्रिक को भी आप कर लेंगे ना तब भी बहुत अच्छे से आपका बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं। तो आपको पता है कि स्वर ध्वनि में तो आपका एक मिनट पेन ले लूँ मैं। आपको पता है कि स्वर ध्वनि के प्रकार दीर्घ, प्लुत और ह्रस्व, ये उपयुक्त तीनों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 112 है हमारे पास। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो विसर्ग का प्रयोग जो है वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, शंकर शब्द में नहीं होता है। शंकर शब्द कौन से शब्द होते हैं? ऐसे शब्द जो 2 भाषाओं से अलग अलग आते हैं परंतु मिलकर जो है एक नया शब्द बना देते हैं। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो जैसे मान लीजिए आपके पास रेल और गाड़ी। ठीक है, रेल प्लस गाड़ी आ गया ना आपके पास, तो रेल आपको होता है अंग्रेजी का शब्द है जबकि गाड़ी आपका हिंदी का शब्द है। तो मिलकर ये रेलगाड़ी बन गया, मतलब इन्होंने एक नया शब्द बना दिया। जैसे पान हिंदी का शब्द है, दान फारसी का शब्द है, तो पानदान ये बन गया आपका
जो है ये आपका शंकर शब्द बन जाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से आते हैं, मिलकर एक शब्द बना देते हैं, उनको हम शंकर शब्द कहते हैं। तद्भव शब्दों की हमने बात कर ली थी। तद्भव शब्द का अर्थ होता है मतलब उससे ही होना, मतलब उससे ही निकल कर। जैसे ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, तद्भव शब्द जो है ये ऐसे शब्द होते हैं जिनको अगर हमें हिंदी में प्रयोग करना होगा तो मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत से आते हैं पर हिंदी में उन्हें जो है वो सजा सवा कर जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। मतलब ये मेरी अपनी ट्रिक है कि मतलब मैं जब भी तद्भव शब्दों को समझती हूँ तो मैं इनको ऐसे ही समझती हूँ कि ऐसे शब्द जो आते तो संस्कृत से हैं पर उन्हें हम हिंदी में सजा सवार कर लगाते हैं। जैसे मानिए आपका हस्त है, हस्त आपका संस्कृत का शब्द है पर जब आप इसको हिंदी में प्रयोग करते हो तो आप इसको हाथ बोलते हो, ठीक है। उसी तरह से आप संध्या जो है वो आपका संस्कृत का शब्द है पर जब आप इसको हिंदी में प्रयोग करते हो तो आप इसको सांझ बोलते हो, है ना। तो इस तरह के तद भव भव माने भव्य रूप से हम इनको हिंदी में प्रयोग करते हैं। तत्सम जो शब्द होते हैं वो संस्कृत के समान शब्द होते हैं, मतलब जो संस्कृत से जैसे आए थे हमने उनको वैसे ही रख लिया था। जैसे अगर इसका उदाहरण दूं, जैसे अग्नि, अग्नि को हमने अग्नि को आग नहीं बोलेंगे हम, तत्सम सम मतलब संस्कृत के समान है ये, तो इनको हम तत्सम शब्द जो है उनको हम अग्नि है तो उसको अग्नि ही बोल देंगे हम, है ना। जैसे सूर्य है तो उसको सूर्य ही बोल देंगे। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो आपके तत्सम शब्द होंगे, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 113 है, लघु शब्द से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। तो लघु शब्द की जो भाववाचक संज्ञा होगी आपकी 113 का ऑप्शन बी लाघव जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, ठीक है। नहीं को मतलब इन शब्दों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नहीं पूछा है, भाववाचक संज्ञा, है ना। भाववाचक, भाव किस में नहीं है, मानवता में है, सहायता में, जीवन में है, बल्कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। परिवार में जो है वो ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। सचित्रता किस मूल शब्द से बना है, ठीक है। सचित्रता किस मूल शब्द से बना है, तो सचित्रता सच प्लस चरित्र, मतलब ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है नेताजी, एक मिनट, हाँ जी, नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आपका ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। क्योंकि हम एक नेता को बोल रहे हैं तो सभी नेता जो है इसमें संबोधित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर फिर नहीं के लिए पूछा गया है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है मिठाई, मिठाई में तो कोई भी भाव नहीं है ना, ठीक है। चतुराई में है, उतराई में है, लड़ाई में है ना। तो ये भाववाचक संज्ञा जो है आपकी, तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका कि मिठाई में किसी भी तरह का कोई भाव नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, इनमें से विशेषण है, विशेषण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 118 है, ए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, थोड़ा, ठीक है। इसमें क्या है आपका विशेषण है ना। विशेषण है, इसमें आदर का विशेषण होगा, आदर का जो विशेषण होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही, आदरणीय। आराध्या बहुत तेज लड़की है, मैंने आपको प्रविशेषण अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं। प्रविशेषण क्या होता है, मतलब किसी की विशेषता के साथ उसकी एक अन्य विशेषता को जोड़ देना। मतलब हमें पता है कि अगर ऐसा भी हम बोलते आराध्या तेज लड़की है तब भी उसका ये विशेषण ही बनना था, ठीक है। पर तेज लड़की के साथ बहुत शब्द को जब जोड़ दिया तो प्रविशेषण मतलब एक और उसकी पहले एक और विशेषता, प्र का मतलब होता है पहले एक और विशेषता को बताना, ठीक है। तो प्रविशेषण हो गया मतलब, तो इसका जो आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आराध्या बहुत तेज लड़की है, अगर सिंपल ऐसा पूछते कि आराध्या तेज लड़की है तब हमने बोलना था कि तेज लड़की है तो तेज है ये इसकी विशेषता है, तो ये विशेषण हो जाना। पर इन्होंने बोला बहुत तेज है तो ये प्रविशेषण आ गया, मतलब पहले उसकी एक और विशेषता बता रहे हैं कि बहुत तेज है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है उसे छांटिए। अब इसमें बोला है कि कौन सा शब्द जो है वो रेखांकित शब्द कौन सा है जो विशेषण है। तो रेखांकित शब्द विशेषण है हमारे पास, तो यहाँ पे लिखा है कुछ बच्चे कक्षा में शोर कर रहे हैं। तो बस यहाँ से तो सीधा निकल गया कि कुछ बच्चे, कुछ क्या होता है मतलब संख्या जो है वो निश्चित नहीं है बल्कि ये अनिश्चित संख्या है हमारे पास। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। कौन लड़का आया है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। अब कौन 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 को पूछा गया है हमसे, तो कौन तो सबको पता है कि ये सार्वनामिक विशेषण है ना, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण होता है ये, ठीक है। उसके बाद 123 की तरफ चलते हैं। 123 है हमारे पास, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। तो आपका उत्कर्ष का विशेषण जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्कृष्ट, ठीक है। इसका जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्कृष्ट। आगे चलते हैं, गहरी हरी पैंट मत, गहरी हरी पैंट मत पहनो, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। फिर से वही बात पूछी है। अब देखिए ना,
पेंट जो है वो कैसी है, हरी हरी, तो पहले इसकी विशेषता है। पर गहरी पेंट आ गई तो मतलब पहले इसकी और एक विशेषता बता रहे हैं, तो ऑप्शन सी प्रविशेषण जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 125 है, सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है, तो आपका ऑप्शन 125 का जो आपका ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 126, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उच्चारण शब्द में आपका जो उपसर्ग है तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत, है ना। उसके बाद चलते हैं आगे, निम्न शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग का प्रयोग जो है आपका तो पराजय, राजय, ठीक है, तो ऑप्शन बी में जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्न शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं पूछा गया है, तो आपको पता है मिलान में जो है वो उपसर्ग नहीं है ना। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 129 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका प्र, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। इसमें आपको क्या बताना है कि इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर आपका इनमें से कोई भी नहीं है, तो 130 का ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। अब मैं पहले आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मिश्र वाक्य कौन से होते हैं, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में तो बहुत बताया है, बट मैं फिर से भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक ट्रिक की ही बात करूंगी, जिन शब्दों में जैसे जो, की, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, वहाँ, जहाँ, मतलब ये ट्रिक सी आप सिंपल सी याद रख लो, है ना। तो ये देखो इसमें जो शब्द आ गया ना आपका, ठीक है। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, ठीक है, जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, जो मतलब, तो हमने बोला था मिश्रित वाक्य का जो हमारे पास ट्रिक है, वैसे तो मिश्रित वाक्य की ट्रिक हमने पढ़ ली थी पहले भी, कि जिन शब्दों में की, जो, क्योंकि, जितना, जब, तब, जहां, वहां, जैसा, वैसा, अगर, उधर, इधर, जिधर, जो भी शब्द आते हैं आपके, वो आपके मिश्र वाक्य ही कहलाते हैं, ठीक है। संयुक्त वाक्य की भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि योजक चिन्ह, मतलब ये एक जो आप इंग्लिश में आप कंपाउंड पढ़ते हो ना वो वाले, ठीक है, जैसे और, एवं, तथा, यथा, इसलिए, अब, फिर, नहीं, तो, है ना, किंतु, परंतु, ये सारे शब्द जब आते हैं आपके तो ये संयुक्त वाक्य बन जाते हैं, है ना। और सरल वाक्य की हमने बात की थी, तो सरल वाक्य तो मतलब ऐसे ही होते हैं, उनकी ट्रिक हमने की थी, जिन मतलब सिंपल तरीके से, जिनमें करता है, किया है, करेगा, है ना, तो ये जो आते हैं आपके सिंपल वाक्य आते हैं। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा ही दिखाई दे रहा है जो दिया है, तो मतलब ये मिश्र वाक्य है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरा विश्वास है कि इस योजना से हमारे देश की आर्थिक उन्नति होगी, क्वेश्चन नंबर 131 है ना। 131 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका जो सही आंसर है ये आपका फिर से वही आ गया, ठीक है। ये देखो की, है ना, अभी हमने बात की है कि की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, ये जो भी शब्द आते हैं आपके, तो ये आपके मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद है वहाँ जाओ, वाक्य है, वहाँ जाओ वाक्य है, तो वहाँ जाओ तो सबको ही पता है क्या कर रहा है, वो आज्ञा दे रहा है, तो आज्ञार्थ का वाक्य है ये, है ना। वाह कितना सुंदर दृश्य है, मैं वाक्य क्या है, तो वाह जब भी किसी शब्द के साथ लगता है तो ये आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विस्मयावाचक, ठीक है। आगे चलते हैं, शाम को, ऑप्शन 134 है, शाम को राजेश आएगा और सोहन भी आएगा, वाक्य कौन सा है। 134 का तो मैं आपको बता भी दूँ यहाँ पर कि ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य, ठीक है, एक मिनट पेन ले लूँ, ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त वाक्य की अभी मैं आपको ट्रिक बता के हटी थी, जिन शब्द में और, एवं, तथा, या, अथवा, फिर भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु वाले जो शब्द आते हैं वो आपके संयुक्त वाक्य रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 135 की तरफ, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, तो आप जानते हैं कि जो अधिकतर हमारी भाषाएं हैं वो ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। लिपि किसे कहते हैं, तो ये तो सबको ही पता है कि भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु जो ध्वनियाँ प्रयोग की जाती हैं उनको हम लिपि कहते हैं, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, गुप्त राजाओं के काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी, तो आपको पता है कि गुप्त काल में जो भी राजा थे ना उन सब की जो लिपि थी वो गुप्त लिपि ही चलती थी, तो मतलब सिंपल भी ले सकते हैं आप, गुप्त से आप गुप्त लिपि को ले सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। देवनागरी लिपि का विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका क्रम लगाने के लिए बहुत बार आता है पेपर में, ठीक है। तो देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है, देखिए देवनागरी लिपि में सबसे पहले हमारे पास ब्राह्मी लिपि आती है, फिर गुप्त लिपि आती है, फिर कुटिल लिपि आती है, फिर प्राचीन लिपि, फिर आपके पास देवनागरी लिपि आती है, ठीक है। पहले ब्राह्मी, फिर गुप्त,
है ना। पहले ब्राह्मी, फिर गुप्त, फिर कुटिल, फिर प्राचीन नागरी, फिर देवनागरी। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। नागरी लिपि का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, कि इसमें ये जो है नंदी सूत्र, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नंदी सूत्र में जो है नागरी लिपि का सबसे पहला उल्लेख जो है हमें मिलता है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ। ये तो निम्न में से कौन सी लिपि देवनागरी लिपि से प्राय साम्य रखती है? तो देवनागरी लिपि के साम्य मतलब समान कौन सी लिपि है? तो हमारी ये जो है गुजराती, ठीक है। तो आज हम 140 क्वेश्चन तक ही डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।